अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम सिफिलिस मियाज़म पर बात करेंगे। सिफिलिस मियाज़म एक डेंजरस आप कह सकते हैं कि ये एक मियाज़म है जिसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। वो ठीक होने में नहीं आते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर उनकी पैथोलॉजिकल एनाटमी के अंदर उनकी कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ जन्म ले लेती हैं और ऐसी खराबियाँ जो ठीक होने में नहीं आती हैं। अगर सिफिलिस की बात की जाए तो इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं और जिस कदर ये क्रॉनिक होती जाती है दोस्तों, ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम को प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम जन्म ले लेती हैं जो ठीक होने में नहीं आते हैं या किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहते हैं। अब इसकी जो काजिंग एजेंट है, यानी कि ऐसा शख्स जो इस इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होता है, जो कैरियर इसका होता है, अगर वो किसी को ब्लड डोनेट करता है या अगर उसकी स्किन से के कंटेक्ट से हो सकता है। ऐसी मदर जो इसके अंदर मुब्तला होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू चाइल्ड हो सकता है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हो सकता है। तो अब इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इब्तदाई स्टेज तो वो है कि जहाँ पर पीनस के ऊपर या फीमेल जेनिटल एक्सटर्नल जो पार्ट होते हैं वहाँ पर एक सोर्स सा बन जाता है या माउथ के अंदर बन सकता है, क्योंकि इसका जो इसकी सबसे जो मेन काज है वो है इसका ओरल सेक्स होना कंटेक्ट से, यानी कि चाहे वो ओरल सेक्स हो, विजाइनल सेक्स हो, वो रेक्टल सेक्स हो। तो अमूमन ये जो सोर्स जब बन जाएगा वो पेनलेस होता है। तो उस वक्त जो ख़ास तौर पर औरतें या मर्द इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसे आहिस्ता जैसे वो ब्लड के अंदर जरासीम शामिल हो जाता है, फिर उसका टॉक्सिन ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, दूसरी से तीसरी या फोर्थ स्टेज आ जाती है। और तीसरी स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर मरीज़ को बिल्कुल ही वो अपना शो ही नहीं करती हैं अलामत, या सेकंड स्टेज जहाँ पर हाथों की हथेलियों पर अरप्शन भी हो जाती है या पाँव पर अरप्शन हो जाती है। वो दाने से होते हैं लेकिन उनके अंदर जो ईचिंग नहीं होती है। इस तरह इसके जो हल्के फुल्के शुरू के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं कि वो गले का ख़राब हो जाना, गम्स का स्वेलिंग वगैरह का हो जाना, लेकिन जैसे जैसे ये क्रॉनिक सूरत इख्तियार करता जाएगा तो ये मोर डेंजरस होता जाएगा। अब होम्योपैथी के अंदर इसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही इजी है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो मेरे पास पेशेंट आया है कि ये सिफिलिस मियाज़म के साथ तल्लुक़ रखता है। तो इसके जो हमने मुख्तलिफ फीचर्स रखे हुए हैं, सबसे पहले कि रिडक्शन, कि जो मरीज़ का एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और बीमारी का जो एनर्जी लेवल आप कह लें कि बीमारी की जो ताकत होती है वो पेशेंट के एनर्जी लेवल के ऊपर गालिब आ जाती है। तो इस तरह वो पेशेंट डू नॉट प्ले नॉर्मल रोल इन हिज लाइफ। सेकंड है कि डेंजरस डिस्ट्रक्शन, कि हमारे जो पेशेंट हमारे आर्गन होती हैं, जो हमारे वाइटल आर्गन होती हैं जिनका एक अहम रोल होता है, तो उनके अंदर खराबियां और तबाही आना शुरू हो जाती हैं। मसलन कि गुर्दे, दिल, जिगर का साइज़ में बढ़ जाना, कम हो जाना, उनके अंदर पैथोलॉजिकल तब्दीलियों का वाक़या होना। इस तरीके से जो जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी जो बनावट होती है उनमें तब्दीली आ जाती है, कार्टिलेज और सीढ़ियों का डैमेज हो जाना। इस तरह जहाँ पर भी कहीं ज़ख्म हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, वो ठीक होने में नहीं आता, वहाँ पर पस प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर गलाव सड़ाव वाली कैफियत आ जाती है। इसी तरीके से मेंटल तौर पर अगर देखा जाए तो मेंटली जो पेशेंट होता है वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं कि वो मेंटल डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। उसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसको ज़िंदगी के अंदर कोई चार्म नज़र नहीं आता है, उसको कोई खुशी गमी कोई भी जो तासर है उसके लिए सारे के सारे जो हैं वहाँ पर बेहिसी इख्तियार कर लेता है। किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, किसी पर जुल्म करना, ये उसके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता है। उसके अंदर वो अपनी जान भी दे सकता है और दूसरों की जान भी ले सकता है। ये सिफिलिटिक मियाज़म के साथ ये जो फीचर्स हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है या अगर आप में से कोई मरीज़ है जिसको ना तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई चार्मिंग नज़र आ रही है, ना उसको किसी की गमी में वो शामिल होता है, ना किसी की खुशी, उसके लिए हर चीज़ होती है वो बेवकूफ़ है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सिफिलिस मियाज़म के साथ रिलेटेड हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉय एंड होप, मालिकोलिया वाली, और डिप्रेशन, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा अगली स्टेजेस पर चले जाते हैं तो वो सारे के सारे सिफिलिस मियाज़म के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से अल्सर्स ऐसे ख़ास तौर पर जो मुंह में माउथ अल्सर कह लें कि आप लिप्स पर जो अल्सर्स हो जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, फिशर से हो जाते हैं, वो ठीक होने में नहीं आते हैं। इसी तरीके से जो
फिस्टोला वगैरह रेक्टम के अंदर फिस्टोला सा बन जाता है, फिशर से बन जाते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये भी सिफिलिस के साथ अलग रखते हैं। दांतों के हवाले से, गम्स के हवाले से, पायोरिया का होना, आपको पता है कि पायोरिया एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता गम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, तो दांत जो होते हैं वो वहाँ से ढीले होकर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से टीथ कैरीज है, दांतों का गलाव सड़ाव होना। इसी तरीके से डिस्ट्रॉफी है कि अगर आप देखते हैं कि जो आपके पास आने वाले बच्चे हैं वो उस लेवल से, जिस लेवल से उनकी नशोनुमा होनी चाहिए उस लेवल से नहीं होती है। डिस्प्लेजिया वाली कंडीशन आ जाती है कि जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, ट्यूमर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे सिफिलिस के साथ अलग रखते हैं। फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, बालों में कमी हो जाना, आँखों के प्रॉब्लम और आंधापन हो जाना, और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी ये प्रॉब्लम जो होते हैं मुंतकिल होते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है ये सिफिलिस मियाज़न के साथ अलग रखते हैं। अगर आप देखते हैं कि आप सादा मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं या अच्छी से अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपका जो पेशेंट है एक लेवल पे रुक गया है, या जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, या उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उसके अंदर गंजापन आ रहा है, या उसके ख़ानदान के अंदर भी ऐसी कंडीशन पाई जाती है, या आँखों के प्रॉब्लम है। बच्चों में देखा गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी नज़र बहुत जल्द कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बहुत छोटे बच्चों के अंदर हमें देखने में आया है कि एक पहले उनकी नज़र ठीक होती है, फिर उनके अंदर आंधापन आ जाता है। कानों के हवाले से, जिस्म की मुख्तलिफ आपके बॉडी पार्ट्स के हवाले से आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो नॉन क्योरेबल होते हैं, जो जल्द ठीक नहीं होते हैं, उस वक्त तक ठीक नहीं होते हैं जब तक कि इसके मुतल्लिका मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो होम्योपैथी में इनके ट्रीट के लिए सिफिलिटिक ड्रग्स हैं और जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जिनका मुख्तलिफ रोल है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी एक अपनी सिम्टम्स है। लेकिन जितने भी सिफिलिटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जितनी भी अलामात होती हैं उनमें अगर आप गौर मुशाहदा करें तो रात के वक्त प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, चाहे वो खारिश के हवाले से हो, चाहे वो सोराइसिस के हवाले से हो, चाहे वो जॉइंट के हवाले से हो, कि मरीज़ की जो तकलीफ़ होती है वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितनी सफिलिटिक ड्रग्स हैं उनके अंदर आपको ये खासा मिलेगा, जिनके अंदर आपकी सफिलिनी मेडिसिन है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, मर्क्यूरस है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। आप में से अगर दोस्तों कोई भी इस प्रॉब्लम जिनका ऊपर जिक्र किया गया अगर वो इन प्रॉब्लम के अंदर सफर्ड है, तो अगर उनका बर वक्त उनका अर्ली स्टेजेस पर अगर ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो आप उस ख़तरनाक स्टेज पर जाने से बच सकते हैं। अब अगर वो उस ख़तरनाक स्टेज पर आप जा चुके हैं तो यकीनी बात है कि उसका जो कम बैक होना है वो कोई आसान तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक ने जादू कर देने कि आपकी किडनी जो है वो बिल्कुल फेलियर की तरफ जा चुके हैं तो वो एकदम ठीक हो जाएंगे, या आपके लीवर के अंदर इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है कि दूसरा सिस्टम जो है वो आपको ट्रांसप्लांट का कह रहा है तो आप इससे फौरी तौर पर ठीक हो जाएंगे। नहीं, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि इस स्टेज पर बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम जो हो जाते हैं कि यानी कि एक बंदा हो सकता है कि वो टीबीज़ के अंदर मुब्तला है, वो लंग्स प्रॉब्लम के, और उसके साथ उसको और बहुत सारे एक्यूट प्रॉब्लम हो सकते हैं जो ठीक होने में नहीं आते हैं, या एक प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हो रहा था तो वो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे में एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है जब वो आइडेंटिटी कर लेता है, जब उसको पता चल जाता है कि मेरे पास आने वाला जो पेशेंट है वो इस मियाज़न का है, और फिर हमारे पास मेडिसन है मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुख्तलिफ़ कंडीशन में अपने बेस्ट फीचर्स रखती हैं, बेस्ट इफेक्ट रखती हैं, तो अगर आप अर्ली स्टेज पर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रिज्यू करते हैं तो यकीन मानिए कि फिर आप बहुत सारी कम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो इनहेरिटेंस प्रॉब्लम होते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उनका भी प्रिवेंटिव मेजर तौर पर उनको भी रोका जा सकता है कि अगर कंफर्म हो जाए कि ये वाकई जो पेशेंट है ये सिफिलिस के साथ ताल्लुक़ रखता है या इसके ख़ानदान के अंदर सिफिलिटिक प्रॉब्लम है या ऐसे बच्चों के अंदर, तो उनको अर्ली स्टेज पर अगर उनका ट्रीटमेंट कर लिया जाए उस वक्त जब उनकी नशोनुमा ठीक तरह नहीं हो रही होती है, तो इससे बहुत अच्छे की उम्मीद है कि जो आपके पेशेंट है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ अली शहबाज़ को इजाज़त दीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की मावनत की ज़रूरत हो या आप इस प्रॉब्लम के अंदर सफर्ड हो तो आप अपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मेरा नंबर मेंशन किया गया है, तो अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम के अंदर
एक नॉर्मल सी फ़ीस है, और इसी तरीके से मेडिसिन जो है वो भी आपको बजरिया डॉक जो है वो भी सेंड की जाती है, उसके भी मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। तो वो सारी मालूमात आपको मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे रब्ता करें। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से जो आपके करीब है उससे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और कम से कम वो जो कॉम्प्लिकेशन है या वो ख़तरनाक कंडीशन, आप देखें कि अगर एक बंदे की बैक का मोहरों का प्रॉब्लम है तो वो उस लेवल तक उसके अंदर ख़राबी आ चुकी है मोहरों के अंदर, तो उनके अंदर गलाव सड़ाव वाली कैफियत आ गई है, रीजनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, तो यकीन माने कि दूसरा सिस्टम भी बेबस होता है। कितने पैसे लाने के बावजूद, ऑपरेट करवाने के बावजूद भी ये श्योरिटी नहीं है कि वो पेशेंट दोबारा उस लेवल का ठीक हो सकेगा या उस लेवल की वो एक्टिविटी कर सकेगा। तो होम्योपैथी को अपनाइए, ये सेफ भी है, और एलोपैथी की निस्बत ये बहुत जो है ये मकबूल भी है, और इसके जो अखराजात हैं ये भी बहुत कम है, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।